Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Pharma Assets, and this is the part 4 of the pharmacodynamics. And in this video we would learn the last type of the transmembrane receptor, that is the enzyme link receptor. So now continue with the video. सबसे पहले तो ये कि जो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक या जो अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए रिसेप्टर और लाइगेंड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी वीडियो जो है वो इसी पे फोकस कर रही है। इसके अलावा पार्ट 1 की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। रिसेप्टर की मजीद टाइप्स और लाइगेंड की मजीद टाइप्स क्या क्या होती हैं वो सब आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द रिसेप्टर्स क्या होती है, वो प्रोटीन्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल की सरफेस के ऊपर या फिर अंदर। इसी तरह से लाइगेंड हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या फिर जो कि जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही केपेबल होता है फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के है सिंपल फिनोमिना। अब मजीद हम इसको समझते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स को। सब जिस तरह से हमने लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को पढ़ा था, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को पढ़ा था, इसी तरह से हम लोग एंजाइम लिंक रिसेप्टर को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले नेम के मतलब को ही समझेंगे कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या है। जिस तरह से नेम से इंडिकेटेड है कि रिसेप्टर जिसके साथ कोई ना कोई एंजाइम पहले से मौजूद है, इसको हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर की टाइप कहते हैं। ये थर्ड टाइप है। फर्स्ट टाइप लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, उसके बाद जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर, और उसके बाद आती है टाइप ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर। इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों के लिंक जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है इस रिसेप्टर को कहते हैं कैटालिटिक रिसेप्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ एक एंजाइम प्रेजेंट है, और एंजाइम जैसे हमें पता है जिसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करना। ठीक है। इसके अलावा हम जो कहते हैं कि जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज को साइटोप्लाज्मिक एंजाइम या फिर इंट्रासेल्युलर एंजाइम भी कहते हैं। क्यों? जिसने अगर अभी तक पार्ट 2 और 3 देखा हुआ होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन और एक होता है इंट्रासेल्युलर डोमेन। अभी हम पिक्चर के थ्रू भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो इंट्रासेल्युलर जो है, इंट्रासेल्युलरली अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। जस्ट वाई हमने कहा कि ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इंट्रासेल्युलरली है तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम हो गया। एक और जो वो है डायमिनाइजेशन। डायमिनाइजेशन क्या होती है? डायमिनाइजेशन अभी तक हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं रिसेप्टर के, वो ये होता था कि लाइगेंड आके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, उसको एक्टिवेट करता है, और फर्दर जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोसीजर जो है कंटिन्यू होता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग जो डिफरेंट चीज़ होती है वो होती है डायमिनाइजेशन। मतलब कि जब लाइगेंड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो दो रिसेप्टर अगर मॉलिक्यूल्स हैं इंडिविजुअल, तो वो जाके कंबाइन हो जाएंगे और वो करेंगे डायमिनाइजेशन। और ये डायमिनाइजेशन ही हमें जो है बताती है कि नाउ अब रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। वो कन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं, और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि रिसेप्टर्स आर नाउ बीइंग एक्टिवेटेड। सो अगर अभी तक किसी ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल को, तो अब कर लो, क्योंकि इसी तरह से सिंपल एंड इजी वे में ही आपको इस चैनल पे फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। सो नाउ अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो कि हमारा पुराना ही कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे ये सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। तो ये सेल की मेम्ब्रेन से ऊपर का एरिया था, तो एक्स्ट्रा सेलुलर। अब मेम्ब्रेन तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रासेल्युलर हो गया, जिससे हमने देखा था डायमिनाइजेशन वाला। सेल के ऊपर की सरफेस एक्स्ट्रा, सेल के नीचे की सरफेस इंट्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके बाइंड होता है लाइगेंड। ये है हमारे पास एक लाइगेंड, ये है हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टायरोसिन काइनेस एंजाइम प्रेजेंट है, तो मैंने बीच में लिख दिया ताकि वो दोनों के लिए इंडिकेटेड हो जाए। इसके बाद क्या है, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं हर रिसेप्टर की। ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास लाइगेंड जैसे ही आके बाइंड करेगा, रिसेप्टर क्या होंगे, डायमिनाइज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, और क्या हो गए, रिसेप्टर कंबाइन हो गए और डायमेराइज हो गए। यहाँ पे रिसेप्टर जैसे ही डायमेराइज होंगे वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेंगे अपने प्रेजेंट टायरोसिन रेसिड्यू की। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी, जिससे हम लोग क्रॉस लिंकिंग फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। मतलब कैसे, क्या हुआ, ये वाला रिसेप्टर इस वाले रिसेप्टर की टायरोसिन काइनेस को जो है टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेगा, और ये वाला रिसेप्टर इस वाले को जाके जो है फॉस्फोराइलेट करेगा। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो जाती हैं तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर फर्दर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जैसे कि हमारे पास लाइगेंड अगर इंसुलिन आके बाइंड होता है तो उससे एसोसिएटेड प्रोटीन्स को जाके फॉस्फोराइलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ताकि फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो है वो हमारे पास मीडिएट हो सकें, जैसे सेल की ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है। तो इसके साथ क्या हुआ कि
अब आई होप सो जो हमारे पास टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर जो हम लोग ड्रग्स देते हैं, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इन दी न्यूप्लास्टिक डिजीजेस, जैसे कि हमारे पास जैसे कि कैंसर है, तो उसमें कैंसर को देने का जो रीज़न है वो अब आई होप सो आप लोग को अब क्लियर हुआ होगा ये वाला मैकेनिज्म समझने के बाद कि हम लोग क्यों टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर देते हैं, ताकि एबनॉर्मल जो सेल ग्रोथ होती है उसको हम स्टॉप कर सकें। ये वो क्या करते हैं, इनहिबिटर इनकी रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके इनहिबिट कर देते हैं। सो आई होप सो ये सिंपल मैकेनिज्म आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। इसी तरह से सिंपल फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।